गुड इवनिंग क्लास। विनर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बेटा कुछ इसेंशियल वर्क होने के कारण मीन्स इम्पोर्टेंट वर्क होने के कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अब लगातार वीडियो पहुंचेंगे आप लोग के पास। तो जैसा कि बेटा हम लोग कक्षा 10 और 12 का टॉपिक रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, और रे ऑप्टिक्स में बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अवतल दर्पण के द्वारा हम लोग प्रतिबिंब किस तरह से बनाते हैं। तो अवतल दर्पण के हमने वहाँ पे 6 केस देखे थे। आज बेटा हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए रे ऑप्टिक्स का अगला क्लास ले रहे हैं, और आज का टॉपिक जो है हमारा वो है, हम लोग ये देखेंगे बेटा कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है भाई। मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, राइट। कि भाई नोट्स लेके बैठेंगे बेटा, जहां पर मैं आपको कहूंगा वीडियो को पॉज करके उस पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, राइट। चलिए ठीक है, तो हम लोग को क्या सीखना है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण बना लेते हैं। आई होप कि आप लोगों ने क्लास को रिवीजन किया होगा, पिछली वाली क्लास को। तो उत्तल दर्पण कैसे बनता है बेटा, हम क्या करेंगे भाई, एक कोई खोखला कांच ले लेंगे, उस खोखले कांच को लेकर उसको काट के उसके कौन से तल को भाई, दबे हुए तल को पॉलिश कर देंगे। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण। और यहाँ से हमने ले लिया बेटा मुख्य अक्ष, राइट। ये हमारा बेटा क्या है, पोल अर्थात दर्पण का ध्रुव, ठीक है ना। दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या होता है बेटा, दर्पण का ध्रुव। अब बेटा प्रश्न ये है कि हम लोग वस्तु को कहाँ पर रखें, ठीक ना। क्योंकि हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर में अर्थात अवतल दर्पण में हम लोगों ने वस्तु को लगभग 6 जगह पे रखा था। पहले पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया था, वस्तु को अनंत और किसके भाई वक्रता केंद्र के बीच में रखा था। फिर क्या किया था, वक्रता केंद्र पर रखा था। अलग अलग पोजीशंस ऐसे हम लोगों ने इसकी देखी थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें केवल बेटा एक ही केस बनता है। उत्तल दर्पण में मात्र एक केस बनता है, बहुत ही आसान है ये, ठीक है भाई। तो हम लोग देख लेते हैं वो कौन से केस है। तो इसमें मात्र एक केस है, वो केस क्या है, वस्तु की स्थिति, यहाँ लिख देते हैं, वस्तु की स्थिति कहीं पर भी हो, कहीं भी रख दीजिए वस्तु भाई, हाँ, अनंत को छोड़कर लिख दे रहे हैं, अनंत को छोड़कर, राइट। चलो, मतलब वस्तु को हमको अनंत में नहीं रखना है, 2 केस रखना है बस। एक केस देखना है कि वस्तु को हम कहीं भी रख देंगे, और दूसरा केस क्या बेटा कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत में रखेंगे, राइट। थोड़ा सा फिगर नीचे कर लेते हैं, मैं यहाँ लिख दिया हम लोगों ने, तो देख लेते हैं यहाँ बेटा। चलिए, तो उत्तल दर्पण बना लेते हैं फिर से एक बार। एक गोला लिया, उसको अंदर से हमने क्या कर दिया भाई, पॉलिश कर दिया, ठीक है। पॉलिश करने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे बताइए आप जरा, एक मुख्य खींच खींचेंगे। मुख्य किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा कहाँ से भाई, वक्रता केंद्र से, सेंटर हमारा कहीं यहाँ पे बना भाई। ये देखिए गोला इस तरह से कंप्लीट होगा ना बेटा, ये ठीक भाई, इस तरह से कंप्लीट होगा। तो हमने गोले क्या कर दिया है, काट लिया। आई होप आप समझ रहे हो। पिछली क्लास जिसने इन बच्चों को देखी होगी उनको ये बात समझ में आ रही है। जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पिछली क्लास को जाके अच्छे से पढ़ें, तो ये क्लास उनको बहुत बेहतर देख कर समझ में आएगी, राइट। चलिए, तो हम लोग को वस्तु को कहीं भी रख देना है बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, वस्तु मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दी, तो इमेज कैसे, मान ये वस्तु हमारी है, ये हमारी वस्तु, ठीक है। और वस्तु से बेटा जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी, ये देखिए, तो हमने आप लोगों को सिखाया था कि जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से होकर गुजरती है बेटा, फोकस से होकर गुजरती है। तो इसका फोकस ही बना लेते हैं। और आपको पता है, अच्छी तरह से पता है, क्या पता है भाई फिर हमको, कि फोकस जो है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। अर्थात अगर फोकस दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक, अगर आपका वक्रता केंद्र कितना है 10 है बेटा, तो फोकस कितनी हो गया
ऑटोमेटिक 5 होगी। ये सब बातें मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में अच्छी तरह सिखाई है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, राइट। चलिए तो बेटा प्रकाश किरण जाएगी, अब बताइए कहाँ से जाएगी बेटा, यहाँ तो आपने पॉलिश कर दिया है इसको, अब प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, ये खट से ऐसे लौट जाएगी, ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों बेटा, क्योंकि एक चिकना तल है और चिकने तल पे प्रकाश पड़ने के बाद क्या हो जाएगी, तरह से वापस हो जाएगी। तो होगा क्या, जो भी व्यक्ति इस किरण को देख रहा होगा, मान लीजिए आपका आँख यहाँ पर बना होगा, तो उसको क्या लगेगी, प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, उसको यहाँ से नहीं लगेगा कि प्रकाश किरण यहाँ से आई और यहाँ चली गई, उसको लगेगा कि प्रकाश की किरण कहीं कहाँ से आ रही है, अंदर से आ रही है, उसको ऐसा आभास होगा। तो हमको ये लगेगा कि प्रकाश किरण मेरी कहीं कहाँ से आ रही है, अंदर साइड से आ रही है, देखिए यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे। चलिए इसका फोकस भी हम बना लेते हैं, फोकस यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा, इसका जो सेंटर थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, राइट बेटा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी प्रकाश किरण जब मुख्य के समांतर चलती है तो कहाँ से गुजरती है भाई, फोकस से गुजरती है, राइट। तो यहाँ से गई, तो हमने यहाँ डैश इसके बनाया क्योंकि ऐसा आभास होगा, ऐसा आभास होगा कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है ना, ये ऐसे लगता है बेटा। देखिए जो यहाँ दिखने वाला होगा उसको लगेगा कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। इवन उसको ये नहीं लगेगा बेटा कि प्रकाश किरण यहाँ से और ऐसे चलेगी, नो। ये क्या होगा, जब आप यहाँ पर होगी बेटा ऐसे इस तरह से, तो लगेगा प्रकाश किरण कहाँ से, यहाँ से कहीं आ रही है, ऐसा आभास होता है माइंड। अब बेटा हमको ये भी पता है अच्छी तरह से कि कोई भी इमेज कब बनती है, कोई भी किरण कब बनता है, हमने बताया था कम से कम जब तक दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करती हैं। मतलब अगर हमको कोई इमेज बनाना है दर्पण में तो दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटनी चाहिए, राइट। तो चलिए एक प्रकाश किरण और लेते हैं, एक प्रकाश किरण बेटा हम लोगों ने लिया और इसको हम लोग यहाँ से, ठीक ना, एक प्रकाश किरण यहाँ से लिया। अब ये बेटा क्या हो जाएगी, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक ना। इसको बेटा हम लोग लेके चलते हैं कहाँ से भाई, सेंटर से, ठीक ना, इसको हम लोग ले चलेंगे सेंटर से, ये। और आपको मैंने सिखाया था नियम में कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के केंद्र से हो जाती है तो उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, टक से जाएगा सुई से बाहर, उसी तरह क्या हो जाएगी भाई। और तो आपने क्या देखा कि ये प्रकाश किरण एक और ये प्रकाश किरण एक, इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर क्या किया, इंटरेक्ट किया। तो जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया, काटा, वहीं पर आप क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ये देखिए आपका ये इमेज बन गई आपकी, इमेज मान लीजिए इसका नाम था ए बी, ये वस्तु बन गई आपकी ए डैश, राइट। तो आपने क्या देखा बेटा, पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है भाई, प्रतिबिंब आपका बना है दर्पण के पीछे, पहला पॉइंट कहाँ बना भाई, दर्पण के पीछे, बात समझ आई। दूसरा पॉइंट क्या भाई, कैसा बना है, आभासी बना है, कैसा बना भाई, आभासी, ठीक है ना भाई। तीसरा पॉइंट क्या भाई, सीधा बना हुआ है, कैसा बना भाई, सीधा, देखिए ये वस्तु एकदम सीधी बन गई है यहाँ पे, नहीं। और चौथा पॉइंट क्या बेटा, चौथा पॉइंट यहाँ पर जो है कि ये वस्तु से छोटा बना है, राइट, वस्तु से छोटा, ठीक है। ये चारों पॉइंट बेटा लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए। आई होप कि बेटा आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। आज बेटा मैं जो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बाद, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग सीखिएगा, और जब हमारे मार्कर चले तो आप लोग का पेन नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रूफिंग है एक अच्छा 12 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रूफिंग क्या है, इस प्रूफिंग को हम लोग सीखने चल रहे हैं बेटा। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे आज अवतल दर्पण के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सूत्र का निगमन, सूत्र का क्या भाई, निगमन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखना है बेटा। तो सभी लोग आराम से सीखें। हाँ, थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि ये बेटा जो हम लोग सीखने चल रहे हैं क्या भाई, कि 1 बटा, इधर देते हैं इसको,
थोड़ी देख लिए कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दो चीज के लिए पूछता है, अवतल दर्पण के लिए और किसके लिए भाई, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है ना। अवतल अर्थात कॉनकेव मिरर के लिए, एंड सेकंड वन इज उत्तल, किसके लिए भाई, कॉन्वेक्स के लिए। तो आप लोग पहले है ये ध्यान देना है, ये दोनों के लिए पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए सीख रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए। हाँ, एक अच्छा थोड़ा सा न्यूज जरूर है हाई स्कूल वालों के लिए बेटा, कि हाई स्कूल की क्लास में इसका प्रूफ ही नहीं पूछता, अर्थात इसका निर्वहन नहीं पूछता है। हाई स्कूल में इन्होंने इसको डायरेक्ट दे दिया है कि भैया ये फार्मूला है, इस पे आप क्या करो, न्यूमेरिकल करो। अब बेटा अगर इस पॉइंट को आप अच्छे से सीखे रहोगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आई होप कि आप लोग एकदम कंसंट्रेट होकर हर एक चीज़ को बढ़िया सीखेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि मैं इसको एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम अलग तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि किताब में और बुक में या थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड दिया हुआ है, पुराना मेथड, तो उससे बच्चों को कुछ कम समझ आता है। तो मैं इसको अपने तरीके से सिखाना चाहूँगा थोड़ा आपको। तो चलिए सबसे पहले बेटा हम लोग क्या लेंगे, एक अवतल दर्पण ले लेंगे। अवतल दर्पण ले लेते हैं भाई, ये चलिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। चलिए अब बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारे सिलेबस में जो दर्पण है वो बड़ा है छोटा। कैसा है भाई, बड़ा छोटा, अर्थात बड़ा चूरन टाइप का, राइट, छोटा छोटा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जो भी होते हैं सारी चीज़ें बड़ी छोटी होंगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको ये सब बातें आगे समझ में आएंगी। तो ये हमारा दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे हमने दर्पण का पोल ले लिया, दर्पण का ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य में दर्पण का ध्रुव हो गया बेटा। चलिए अब आगे देखिए, ये हो गया दर्पण का क्या भाई, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा भाई, सेंटर से, सेंटर मैंने यहाँ बना दिया इसका। दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या हो गई भाई, मुख्य अक्ष हो गई। हमने मान लीजिए बेटा यहाँ पे कोई वस्तु ले लिया, ऑब्जेक्ट इसको हमने बोलते हैं, ठीक है। अब होगा क्या बेटा कि मान लीजिए प्रकाश ऑब्जेक्ट से हमारी वस्तु की किरण गई यहाँ पे टक से, ठीक है ना। ये कौन सी किरण है भाई, आपकी आपतित किरण है, ये आपको पता है अच्छी तरह से। तो आपतित किरण बेटा आप क्या हो जाएगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, बोले बात सही है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, इस कांच को प्रकाश से दर्पण ना दिया, अवतल दर्पण के यहाँ प्रकाश क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, जो किरण किसी भी चिकने तल पर जाके पड़ती है। देखिए हम लोगों ने सीखा था ऐसे, ये देखिए ये चिकना तल प्रकाश परावर्तन, ये इस प्रकाश को हमने क्या कहा था, आपतित किरण। ये चिकना तल था, जिस ओर से प्रकाश किरण आती है जब चिकने तल पड़ती है, इस किरण का नाम क्या देता है बेटा, आपतित किरण, अर्थात इंसिडेंस रेज, राइट। चलिए इसका नाम हमने क्या दिया, आपतित किरण। अब ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, यहाँ से बेटा क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी इस तरह से, राइट। तो यहाँ से मान लीजिए परावर्तित हो गई। परावर्तित होने के बाद बेटा अब क्या होगा, हमको क्या खींचना है बेटा, अभिलंब खींचना है। तो आप लोगों ने देखा था प्रकाश के परावर्तन में क्या देखा था कि एक प्रकाश किरण जो आपतित हुई थी फिर ऐसे परावर्तित हो गई, उसका अभिलंब हम लोगों ने कहाँ से खींचा था, एकदम सेंटर से। कहाँ से, एकदम केंद्र से, अर्थात सेंटर से हो जाता है। जब कभी बेटा हम लोग नॉर्मल खींचते हैं अवतल दर्पण में या किसी भी दर्पण में, तो वो हमें सेंटर से हो जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कहाँ से हो जाएगा, दर्पण के केंद्र से। दर्पण देखिए ये गोले का ही भाग होता है, देखिए गोले का ही भाग होगा ये, तो इस गोले का केंद्र तो यही होगा। तो हमारा जो अभिलंब खींचा जाएगा बेटा वो कहाँ से खींचा जाएगा, यहाँ से खींचा जाएगा ना। ये देखिए इसका अभिलंब ये गया। अभिलंब को हम लोग हमेशा कैसा खींचते हैं बेटा, आभासी खींचते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, आभासी कर दिया, राइट। चलिए ये हमारा बेटा क्या हो गया, नॉर्मल, अर्थात अभिलंब, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और खींच लेंगे रेखा, ये ऐसे, ठीक है भाई। ये यहाँ पर हमने खींच लिया, इसको नाम दे दिया बेटा पी डैश। क्या दे दिया भाई, पी डैश। अब ये पी डैश क्या है सर, जैसा कि बेटा मैंने बताया कि हम लोग के सिलेबस में जो दर्पण है बहुत छोटा, कैसा है, बहुत छोटा है। मतलब ये देखिए ये टक से इतना बड़ा है, इतना बड़ा दर्पण नहीं हमारे, टक इतना छोटा, और छोटा कर दिया, देखो इतना छोटा हो गया। ये देखो और छोटा दर्पण हो गया, इतनी जगह हो गई है, इसको थोड़ा ऊपर से काट दिया जाए, इतना छोटा हो गया। अर्थात दर्पण बहुत छोटा है। तो जब दर्पण बहुत छोटा होता है बेटा, तो उसके सेंटर, उसके फोकस, उसके केंद्र सब बहुत ज़्यादा कहाँ होते हैं, पास में होते हैं। पास में
तो मतलब ये जो P है, अगर हम कहें कि P से O की दूरी अगर 10 है, कितनी है भाई 10 है, तो P डैश से O की दूरी भी कितनी होगी 10 ही होगी, एकदम पास में होगा। ये आपको यहाँ दिख रहा है एकदम कि ये हाइट क्या है h मान लिया जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ये क्षेत्र इतना दूर है, लेकिन ये दूर होता नहीं है। ये तो आपको प्रूफिंग समझाने के लिए बेटा अच्छे से क्या किया जाता है, इसको थोड़ा दूर रखा जाता है, जैसे कि आपको इमेज अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो बेटा आप उसको ध्यान से समझिएगा कि ये जो है, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि P से O की दूरी, जो P से O की दूरी होगी 10, वही P डैश से O की दूरी होगी, राइट। अर्थात ये दूरी आपस में क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। चलिए अब मैंने वस्तु रखा है यहाँ पर, तो मैं मान लेता हूँ P से O की दूरी, वस्तु की दूरी क्या मान लेता हूँ, U मान लेता हूँ, स्मॉल u, ठीक है ना, कि वस्तु हमारी कहाँ रखी है, इतनी दूरी पर रखी हुई है, राइट है। चलिए भाई ये हो गया। अब हमने मान लिया वक्रता आपकी क्या है कि आपकी ये देखिए प्रकाश किरण यहाँ से गई यहाँ पर है, एक प्रकाश किरण। अब इमेज कब बनेगी बेटा, आप लोग मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं बेटा, काटती हैं। एक प्रकाश किरण तो यहाँ से आ गई, ठीक है ना, ये आ गई है। एक प्रकाश किरण बेटा मैं सेंटर से ले लेता हूँ, ये केंद्र से। जब कोई प्रकाश किरण केंद्र से होकर जाती है बेटा, तो केंद्र से ही होकर क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। तो आपने देखा ये प्रकाश किरण यहाँ से गई यहाँ आई, और एक प्रकाश किरण यहाँ से गई सेंटर से, तो टकराने के बाद सेंटर से ही वापस आएगी। ये प्रकाश किरण देखिए एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब काट दिया, तो यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी बेटा, इमेज बन गई। ठीक, क्या बन गई हमारी, इमेज बन गई, अर्थात प्रतिबिंब मेरा यहाँ पर बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण गई ना भाई, देखिए तुम समझिए एकदम अच्छे से। ये प्रकाश किरण यहाँ से गई, यहाँ पर लौट के आई, ठीक है ना। फिर एक प्रकाश किरण मैंने कहाँ से लिया, वस्तु लिया, और सेंटर से होकर गई, उसके बाद टकरा कहाँ से आएगी भाई, इमेज से होकर जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर ये प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण ये होगी, एक प्रकाश किरण ये होगी, इन दोनों ने दूसरे को यहाँ पर काट दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया बेटा, इमेज बन गया, राइट। जो भी बात नहीं समझ आएगी आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं, राइट। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे लिखा मिल जाएगा, ये है बेटा। यहाँ पर देखिए, अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। अब मैंने ले लिया कि इमेज जो हमारी बनी, जो हमारा प्रतिबिंब बना है बेटा, वो बना है v दूरी पर। क्या दूरी पर भाई, v दूरी पर, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर क्या ले लिया भाई, ये तो हमारा सेंटर है, मान लीजिए ये सेंटर है, जिसकी वक्रता त्रिज्या मैंने क्या ले ली भाई, r ले ली, राइट। अच्छा एक चीज बेटा आप लोग यहाँ पर सीखना है, क्या सीखना है कि प्रकाश की किरण जिस दिशा से आती है, क्या आती है, जिस दिशा से आती है प्रकाश किरण, वो दिशा हमेशा क्या होती है, माइनस में ले जाती है। क्या ले जाती है, माइनस में ले जाती है। मतलब प्रकाश किरण अगर इधर से आ रही है तो हमेशा क्या ले जाएगी, वो माइनस में ले जाएगी। अगर चिन्ह परिपाटी के नियम से भी देखा जाए बेटा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये देखिए प्लस वाला पोर्शन होता है, ये माइनस वाला पोर्शन होता है, ये प्लस वाला पोर्शन होता है, ये माइनस, सॉरी ये प्लस वाला होता है, और ये क्या होता है, माइनस वाला पोर्शन। तो ये हमारा दर्पण कैसे बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। और हमारी प्रकाश किरण कैसे जा रही है, इस दिशा से जा रही है। तो जिस दिशा से प्रकाश किरण आएगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं वस्तु की दूरी हमारी किस में ली जाएगी, माइनस में, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या भी किस में ली जाएगी, माइनस में, और वी भी किस में ली जाएगी, माइनस। मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर जाके बना है वो भी किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। चलिए बेटा आगे सीखते हैं, ठीक है ना। आइए बेटा इस एंगल को, ये एंगल मान लीजिए प्रकाश की किरण अगर हमने मान लिया थीटा, कितना मान लिया भाई, थीटा। तो ये वाला प्रकाश किरण जरा आप लोग बता दीजिए कितना हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा। कैसे हो गया थीटा सर, आप लोगों ने सीखा था प्रकाश के परिवर्तन में कि दूसरा नियम प्रकाश के परिवर्तन में क्या सीखा था कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये हमारा अभिलंब है तो आपतन कोण मान लीजिए थीटा है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा। मतलब अगर ये 5 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 5 डिग्री होगा। ये बात यहाँ समझ में आ रही होगी ना भाई। आपतित किरण से जो आपतन कोण बनता है, अगर ये 5 डिग्री है तो परावर्तित किरण से जो कोण बनेगा वो भी कितना होगा, 5 डिग्री से। प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम, पहला वीडियो जाके देखो, सॉरी दूसरा वीडियो, ठीक भाई। तो कुछ देख लीजिए बेटा, ये वाला एंगल हमने क्या मान लिया, अल्फा। क्या मान लिया भाई, अल्फा।
इस वाले एंगल को हम लोगों ने मान लिया बेटा थोड़ा सा बीटा। क्या मान लिया भाई? बीटा। प्रूफिंग का तरीका क्या बेटा, ध्यान समझिएगा, अच्छे से लिख देते हैं इसको। ये वाला एंगल बेटा हम लोगों ने मान लिया बीटा, और ये वाला एंगल मान लेते हैं बेटा हम लोग गामा। ठीक है ना, गामा को अच्छे से बनाइए। देखिए ये ऐसे आर बना के ऐसे बनता है, थोड़ा हल्का सा ऐसे, कोई बच्चे नहीं बना पाते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए टक टक, बहुत ही आसान है बेटा, गामा ये। ठीक है ना भाई? अच्छा बेटा, इस प्रूफिंग को सीखने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें सीखनी होगी। वो बेसिक चीज़ क्या है? थोड़ा मैथमेटिक्स है, क्योंकि कम बच्चे पढ़े होते हैं, बायो वाले कोई बच्चे होते हैं तो उनका समझ नहीं आता, मैं थोड़ा सा उनको सिखा देता हूँ। ये एक बड़ा एंगल चीज़ सीखना है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, तो एक प्रमेय था हमारा कि त्रिभुज के और इसका एक बाहर वाला कोण है, ये वाला कोण, ये बहिष्कोण इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बहिष्कोण। तो त्रिभुज के दो अंदर वाले कोण मतलब अंतःकोण, इन ये सब जो है इधर, ये क्या है? सब अंतःकोण है। ठीक भाई? तो त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के दो अंतः, क्या भाई? अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, ये बहिष्कोण है। क्या बेटा इसका नाम? बहिष्कोण मान लीजिए ना। त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके बहिष्कोण के बराबर होता है। क्या होता है बेटा? बराबर होता है। ये बात आपको सीखनी पड़ेगी यहाँ। मतलब मेरे कहने का कि अगर ये 15 डिग्री है, ये 45 डिग्री है बेटा, ठीक है, इनको दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 45 और 15 कितना हुआ आप लोग बताइए भाई जरा? 5 5 10 की 0, 4 1 5 1 6, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये इनका कहने का मतलब ये कि त्रिभुज के दो अंदर वाले कोणों का योग उसके बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। कैसे? चलिए जरा सिद्ध कर लेते हैं बेटा। आप लोग को एक चीज़ अच्छे से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री। तो मान लीजिए अगर ये 45 है, ये कितना है भाई? 45 है, मतलब 45 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा भाई? आप बताइए, ये वाला कितना हो जाएगा? तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई? 45 से 60 है, 60 हो गया, तो ये वाला ऑटोमेटिक कितना होगा भाई? 120। ठीक है ना? 120 में यार 60 जोड़ोगे तभी ना 80 होगा। देखो भाई 120 में जब आप कितना जोड़ेंगे? 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई? 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 120 है तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा भाई? 60 होगा। कैसे भाई? कोई भी ये वाला एंगल कितना होता है? टोटल 180 डिग्री होता है। तो अगर 120 तो ये वाला टोटल कितना हो गया भाई? 60 हो गया। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। ठीक, आई होप ये पॉइंट आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब आगे चलते हैं, ये पॉइंट आपको सिखाना बहुत जरूरी था। ठीक है भाई? तो यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं बेटा M, इसको मान लेते हैं पॉइंट M। तो हमने सबसे पहला त्रिभुज लिया बेटा यहाँ पे, ये देखिए सबसे पहला त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं बेटा यहाँ पे ये OMP। क्या लेते हैं बेटा? ये P और P डैश बराबर ही है ना, जो कि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? कि P, यहाँ नोट भी नहीं लीजिएगा, P डैश P से काफी क्या है भाई? नजदीक है। ठीक है ना? काफी क्या है? काफी नजदीक है, ये काफी नजदीक। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बेटा हम लोग नोट करेंगे। क्या? पहला त्रिभुज देंगे OMP, OMP। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OMP से, है ना? कौन कौन सा त्रिभुज लीजिए? नहीं, OMP। यहाँ ना हो छोटा सा हम लोग बना लेंगे ऐसे चूरन टाइप के, जैसे कि हम लोग समझ में आता रहे कि सर ने क्या बना दिया है भाई, तो आपको समझ में आ जाएगा। टोई, तो यहाँ बेटा O है, यहाँ M है बेटा, तो यहाँ P है बेटा। तो ये हाइट क्या है भाई? H, और ये वाली दूरी कितनी है बेटा हमारी? U। अब यहाँ पर देखिए बेटा, याद करिए जरा कक्षा 8 की बात या 9 की बात, कि ये लंब दिया है और आधार दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से फंक्शन में आता है? tan। तो हमको पता है tan बराबर क्या होता है? ये बेटा आपने सीखा है, लाल बटे कका, सीखा है नहीं सीखा?
लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है। आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। और लंब बटे आधार किसका होता है भाई, tan थीटा का होता है, राइट। तो ये वाली दूरी कितनी है, माइनस है, ठीक है ना, माइनस है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे भाई, यहाँ हम लोग लिखेंगे tan, और इसका एंगल कितना दिया है बेटा, अल्फा। तो यहाँ क्या मान लेंगे भाई, अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पे हम लोगों ने देखा tan अल्फा बराबर लंब कितना है भाई, h बाई आधार कितना है भाई, u, h बाई u हो गया, राइट। इसी तरह से बेटा ये हो गया, इसी तरह से इसी प्रकार हम लोग tan बीटा बराबर ले लेंगे। tan बीटा में कौन सा एंगल है बेटा, अब मैं लिखूंगा आई एम और पी, ठीक है ना, आई एम पी लिख दे रहे हैं भाई, नहीं तो हम लोग सोचेंगे नहीं लिखा समझे क्या भाई, त्रिभुज क्या भाई, आई एम पी, ध्यान देखिए आई एम पी, त्रिभुज आई एम पी। त्रिभुज आई एम पी में क्या है बेटा, ये देखिए इस तरह से है, यहाँ पे आई है आपका, यहाँ पे पॉइंट एम है, यहाँ पे क्या है पी। ये वाली हाइट कितनी है बेटा, एच हमेशा, और ये वाली दूरी कितनी है भाई, वी, ठीक है ना। तो इस तरह से tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग सोचिए, tan बीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण, फिर सही लंब बटा आधार, h बाई वी, माइनस में हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप अगला त्रिभुज ले लीजिए सी एम पी डैश, है ना, सी एम पी, त्रिभुज सी एम पी। तो सी एम पी में देखिए क्या है भाई, फिर से बना लीजिए त्रिभुज, यहाँ सी बना लिया, यहाँ एम बना लिया, यहाँ पी बना लिया बेटा। तो ये वाली हाइट कितनी है, एच है, ये वाली कितनी है भाई आपकी, आर, राइट, कितनी है भाई, आर ना, सी से पी दूरी कितनी है भाई, आर ही तो है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, tan गामा, ठीक है बेटा, tan गामा, इसको अच्छे से लीजिए, tan गामा, ये देखिए। तो tan गामा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, tan गामा बराबर आपको हो जाएगा h बाई माइनस, ठीक। अच्छा बेटा एक चीज यहाँ सीखने वाली है कि बेटा ये जो हमने क्या कहा कि आपके सिलेबस में कैसा मिरर है, एकदम छोटा, ये देखिए एकदम छोटा, मतलब चूरन टाइप, इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, इससे भी छोटा मिरर है। जब छोटा मिरर है तो छोटे छोटे एंगल होंगे, नहीं तो ये एंगल जो यहाँ से बनेगा, अल्फा एकदम चूरन टाइप का, बीटा भी एकदम चूरन टाइप का, गामा भी एकदम चूरन टाइप का। इसका मतलब यहाँ पे हमको सीखने को मिल रहा है ये जो अल्फा, बीटा और गामा है, ये अत्यंत ही छोटे कण, सॉरी अत्यंत ही छोटे कोण है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा अत्यंत छोटे कोण हैं, इसलिए बेटा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अल्फा बराबर डायरेक्ट, अब टाइम को छोड़ दिया जाएगा, तो अल्फा बराबर एच बाई माइनस यू, बीटा बराबर एच बाई माइनस वी, और गामा बराबर माय डियर एच बाई माइनस आर, ठीक। चलिए, ये तो रहा हमारा अल्फा, बीटा और गामा का मान। अब बेटा हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। कौन से पॉइंट पे, देखिए अब हम लोग त्रिभुज लेंगे ओ एम सी, क्या लेंगे भाई, ओ एम सी, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, आपको ये समझ में आए। त्रिभुज ओ एम सी, कौन सा त्रिभुज सर, ये वाला त्रिभुज भाई, टर से गया है, कट से आया है इसे, ठीक है ना, इसको हम बना देते हैं अच्छे से, आप लोग को एकदम दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए डैश 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 में आया है ना, ये वाला त्रिभुज ऐसे इसको आप लोग लिख लीजिएगा ना बेटा, थोड़ा सा मिटा देते हैं ना। चलिए, त्रिभुज ऐसे गया, टू से ऐसे आया है, बना दे रहे टक 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 टक, ठीक है ना। यहाँ पे ये सी, यहाँ पे जो आपका एक एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं गामा, और ये वाला है भैया आपका अल्फा, ये वाला है आपका थीटा, ठीक है भाई। ओ इसको बोलेंगे, इस पॉइंट आप क्या बोल रहे हो, हम बोल रहे सी। तो फिर से वगैरह नियम लगाएं, जो भी आप लोगों ने सीखा क्या कि त्रिभुज के दो अंतः कोण उपयोग
उसके बहिष्कोण के योग के बराबर, अर्थात त्रिभुज के दो अंदर वाले कोण का योग क्या हो जाएगा बेटा, उसके बाहर वाले कोण के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय अभी हम लोगों ने सीखा था और हल्का सा सिद्ध भी किया था। तो यहाँ पे त्रिभुज के दो अंतःकोण कौन कौन से हैं बेटा, एक अंतःकोण देखिए आपका यहाँ से दिख रहा है आपको अल्फा है, ये टक से, और ये इसी अंतःकोण थीटा, और इसके बाहर वाला कोण क्या भाई अल्फा। तो ये मैंने बना दिया है कि अल्फा थीटा और ये, अर्थात आप जब अल्फा प्लस थीटा करोगे तो इसका योग, इन दोनों का योग बराबर हो जाएगा किसके भाई, गामा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा हम लोग दूसरा वाला ले लेंगे, दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे हम लोग CMI लेंगे, त्रिभुज CMI, त्रिभुज CMI देखिए, देख लीजिए ये तक से ऐसे बना दिया इसको भी, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर देखिए वास्तविक प्रकाश बन गई है, तो इसलिए वास्तविक स्वर बनाया मैंने, ठीक है। ये वाला कोण बेटा मेरा बाहर वाला क्या है बताइए, बाहर वाला कोण इस बार क्या है, ये देखिए CMI, बाहर वाला कोण इस बार हमारा बीटा, ठीक है ना। और ये वाला कोण मेरा क्या है इस बार, गामा। अंदर वाला कोण ये है, अच्छे से बनाना पड़ेगा भाई, एकदम अच्छे से आपको चौड़े से समझाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला कोण है हमारा गामा, ये वाला कोण है हमारा बीटा, ठीक है ना। और ये पॉइंट है हमारा M, ये पॉइंट है हमारा I, और ये वाला पॉइंट है हमारा बेटा C, ठीक है ना। तो CMI। अब हम दो अंतःकोण, ये वाला कोण कितना बेटा थीटा, ठीक है ना। त्रिभुज के दो अंतःकोण कौन से हैं इस बार, गामा प्लस थीटा, बराबर क्या भाई आपका, गामा प्लस थीटा। तो गामा प्लस थीटा बराबर आपका इस बार क्या हो गया बेटा, बीटा ना। त्रिभुज के दो अंदर कोणों के योग बाहर वाले कोण के योग की क्या हो गया भाई, बराबर, ठीक है ना। तो आपका बीटा हो गया है। ये देखिए समीकरण नंबर 2। हम लोग क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे, ठीक है ना। तो समीकरण बेटा यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 - 2 से, 1 - 2 से, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। चलिए बेटा यहाँ नोट कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह का हम लोग के पास एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। चलिए सीखते हैं। तो हमको क्या करना है, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष से घटाना है। तो बायां पक्ष क्या है, अल्फा प्लस थीटा को घटा देना है, में से घटा देना है किसको भाई, गामा प्लस थीटा को घटा देना, बराबर इसी गामा में से किसको घटाना है, दाहिना पक्ष क्या है गामा, तो गामा से बेटा हम लोग घटा देंगे किसको भाई, बीटा घटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, घटा दिया भाई। हमने देखो इसको खोला तो अल्फा प्लस थीटा और प्लस माइनस, माइनस गामा हो गया, प्लस माइनस माइनस थीटा हो गया, बराबर अल्फा माइनस गामा माइनस बीटा। यहाँ देखिए बेटा ये प्लस का थीटा था, माइनस थीटा कट गया, यहाँ क्या बचा भाई, अल्फा माइनस गामा बराबर अल्फा माइनस बीटा, राइट। चलिए क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, इसको हम लोग एक तरफ ले आएंगे, तो अल्फा और ये वाला अंदर क्या हो जाएगा, इधर बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये है गामा आपका, ये वाला गामा उधर गया तो क्या हो गया, गामा हो गया। तो यहाँ पर बेटा आप लोग गामा प्लस गामा कितना हो गया भाई, 2 गामा। तो 2 गामा बराबर क्या हो गया बेटा आपका, अल्फा प्लस बीटा। ये बातें बेटा आप लोग यहाँ तक एकदम अच्छे से नोट करिए। और बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट एक बार ले लिया होगा। तो जगह कम होने की वजह से मैं थोड़ा इसको मिटाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके पॉज करके ले लीजिएगा ना, इसको पूरा कंप्लीट करना है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए भाई। अब क्या होगा भाई, 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, बोलो। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे इसको मिटा दिया मैंने, यहाँ बेटा हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था भाई, तो इसलिए हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला था कि आपका जो क्या था भाई, आपका जो अल्फा था वो बराबर था आपका h/-u के, और बीटा था बेटा आपका किसके बराबर, h/-v के, और गामा बेटा बराबर था h/-r, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू बेटे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, इसको 3 मान लेते हैं, रख देंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 3 से रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से, समीकरण 3 से। तो गामा की वैल्यू बेटा आपको क्या है, h/r। चलिए यहाँ रख देते हैं 2
गामा गामा जगह क्या रखेंगे h/r माइनस r, सॉरी ठीक भाई। और यहाँ अल्फा बराबर क्या रखेंगे भाई बताइए आप, अल्फा बराबर h/-u, ठीक है, प्लस बीटा जगह क्या रखेंगे बेटा, बीटा जगह आपने लिखा h/-v। तो देखिए भाई चूंकि बेटा हम लोग ये चीज जानते हैं कि r किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे आप 2f, 2 गुणे h बटा, यहाँ कितना रखेंगे बेटा 2 इंटू एफ, माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि r माइनस में तो ये भी 2f माइनस में आ जाएगा, बराबर h/-u और ये प्लस माइनस माइनस h/v। इतनी बात हमको समझ आ गई सर। चलिए ठीक है भाई, 2 से 2 क्या हो गया, मर गया रे, 2 से 2 मर गया ना भाई। चलिए यहाँ h/, क्या हो गया भाई माइनस f और माइनस यहाँ करते हैं। और यहाँ पे देखिए बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो h कॉमन दिख रहा है, माइनस h कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग माइनस h कॉमन लेंगे यहाँ पे 1/u प्लस क्या बचेगा 1/v, तो h से h क्या हो गया, फिर से मर गया रे, क्या बचा बेटा, यहाँ बचा भाई क्या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये देखिए आपका क्या आ गया फार्मूला, ठीक है ना भाई। चलिए ठीक है, नोट करिए इसको भाई, स्क्रीन को पॉज करके बेहतरीन तरीके से नोट करिए बेटा, एक एक पॉइंट यहाँ पर सीखने वाला है, जो भी पॉइंट आपको ना समझना है उसको एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग पूछेगा। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए अर्थात किसके लिए कॉन्केव मिरर के लिए हम लोगों ने 1/f 1/v प्लस 1/u का सूत्र का निगमन कर लिया। जो पॉइंट नहीं समझ आया होगा इसको अच्छे से आप लोग पूछ लीजिएगा। एक बड़ा छोटा जानकारी और देना चाहेंगे, आप लोगों ने इसको अगर नोट कर लिया हो तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है तो बता देते हैं, हालांकि लगभग बच्चों को ही पता होता है हाई स्कूल से। क्या पता होता है सर कि f क्या है बेटा, यहाँ पे हमको पता है फोकस दूरी, u क्या है बेटा यहाँ पर वस्तु की दूरी, अर्थात दर्पण से कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, वस्तु की दूरी, ठीक है ना। और v बराबर क्या है भाई यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात दर्पण से कितनी दूरी पर क्या है ये बना हुआ है, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए सभी चीज निगेटिव होती है, अर्थात आपकी वस्तु की दूरी भी हम लोग किसमें लेंगे ऋणात्मक होगी, फोकस दूरी भी क्या होगी ऋणात्मक होगी, है ना, और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी ऋणात्मक होगी, ठीक है बेटा। तो आई होप कि बेटा आप लोगों ने वीडियो को अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत क्लास नहीं समझ में आई उसकी मुख्य वजह केवल इतनी है कि उन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आप लोग पिछली वीडियो को जाकर देखिए, ये बात तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई को सीरियस लेके पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम आपका जो है वो होना ही होना है। तो आपको दृढ़ निश्चय के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।